नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। मेरे साथ फ्रेम में मौजूद है नेशनल कबड्डी प्लेयर, सिंगर, कलाकार और दुर्ग लोकसभा के क्षेत्र के सांसद। आपका जलंधर में इलेक्शन रहा, आप गए वहाँ पे 15 दिन तक दौरा किए, प्रचार किए, कैसा रहा रिज़ल्ट? सबसे पहले तो मैं सभी देखने वालों को, सुनने वालों को प्रणाम करता हूँ। जो भिलाई टाइम्स चैनल है, जो हर मुद्दों को बड़े सजगता से और निर्भीकता से उठाते हैं, भाई यशवंत साहू जी जो पहले प्रिंट मीडिया में काम करते थे, लेकिन अब ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों को वो हम सब के पास ले जाते हैं, पब्लिक के पास ले जाते हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबसे निवेदन भी करता हूँ कि उसको सब्सक्राइब करें, आप सब देखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ आपको मिलेगी जिसकी चाहत आप सबको रहती है। सबसे पहला सवाल ये कि हाल में आप एक बयान दिए थे। बयान ये था कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं बीएसपी प्लांट के अंदर घुसकर। उस पर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं? ये तो आए दिन देखने मिलता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन पंगु बनी बैठी है। आए दिन लोग हताश है, निराश है, परेशान है। और जब से कांग्रेस की सरकार आई है पिछले 3 सालों से, तब से लेकर आज तक ना पुलिस की कोई भूमिका दिखती, ना कोई कानून व्यवस्था नज़र आती। और यहाँ तक कि जिला प्रशासन भी बहुत सारे मामले में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। बहुत सारे मुद्दे हमारे पास भी आते हैं, लोग शिकायत करने आते हैं, लोग प्रताड़ित होकर आते हैं। जब हमारे द्वारा कड़ाई से उनको निर्देश किया जाता है और हम लोग जब ये चेतावनी भी देते हैं कि अन्याय अगर ऐसा होगा, किसी के साथ अन्याय ये लोग कर रहे हैं, तो बर्दाश्त नहीं होगा, हम सड़क में आके और थाने का घेराव करके करेंगे, जिला प्रशासन का घेराव करके, तब कहीं जाकर उनको थोड़ा बहुत न्याय मिलता है। ये अनेक मामलों में देखने मिला है। अभी आप देखिए एक मामला कि यहाँ पे 2 बच्चे की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। सीधा दिख रहा है उस गाड़ी में पंजा छाप अंकित है, मालूम है कि वो किसका है। पद्मनाभपुर में जो एक्सीडेंट हुआ, पद्मनाभपुर में जो एक्सीडेंट हुआ, वो चूँकि तत्काल ये घटना हुई है, इसलिए आए दिन शराब पकड़ाते हैं। नहीं, इस मामले में आपको टोकूंगा। इस मामले में पुलिस की लापरवाही तो है, क्योंकि अभी तक पुलिस ने आरोपी का नाम हमको नहीं बताया, मीडिया तक को नहीं बताया कि इस मामले में आरोपी कौन था, गाड़ी कौन चला रहा था, जबकि गाड़ी वहाँ पे मौके पे मौजूद थी। गाड़ी को पुलिस ने बरामद भी किया, वहाँ से बरामद भी किया है, और गाड़ी में कौन था, क्या था, वो सारी जानकारी धरातल पे आ गई है, लेकिन मौन में बैठी है। और इसमें सीधा सीधा कांग्रेसी जो मंत्री है, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है, प्रशासन का सीधा सीधा दबाव है। आपने भी अपने चैनल के माध्यम से इसको प्रमुखता से दिखाए थे। तो ये हो रहा है। उसके पहले भी कई जगह शराब पकड़ाए गए गाड़ियों में। कौन मिला? युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एनएसयू का कार्यकर्ता। यहाँ तक कि ये लोग जो चुनाव हुए, नगरीय निकाय के चुनाव, दबंगता से शराब पुलिस की गाड़ियों में ढोई गई। ये है यहाँ की कानून व्यवस्था। आप लोगों ने पकड़ा क्यों नहीं? फिर ऐसे देखें तो पकड़े हैं, आप मामले 2-3 जगह पकड़े हैं, कोई पुलिस आए तब ना। जब वहाँ से वो लोग भाग गए, रफा दफा हो गया, वहाँ से जब निकल गए या जहाँ पे पकड़ के रखे थे माल को इधर उधर कर लिए, तब पुलिस पहुँच रही है। मतलब इशारे पे आप रुकिए, 2 घंटा रुकिए, हम उसको व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद आप जाइए। ये निर्देश पुलिस को थी, इसलिए हुआ है। आप देखिए ना, मैं डुंडेरा की घटना हुई, एक जगह रिसाली में घटना हुई, चरौदा में भी यही शिकायत आई थी, जामुल में भी ये बातें आई थी। ये हर जगह है। बीजेपी इस चीज़ को पब्लिक तक बता नहीं पाई, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, हम पब्लिक तक हम तो लोग बताते हैं। मैं तो अभी आप ही बोले कि आप प्रमुखता से आप बोलते हैं, तो मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। हाँ, एक कमजोरी हमारी भी है कि संगठन में जो जुझारूपन होना चाहिए, वो जुझारूपन नहीं दिखता, और इसके पीछे शायद हम ही लोग जिम्मेदार हैं। मगर धीरे धीरे ये कसावट आ रही है, और धीरे धीरे हम लोग भी अपने जो साथी हैं,
मैं भी हर जगह बैठक लेना भी शुरू किया है। एक बड़ा आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, उसके लिए हमारी प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। नेतृत्व तो आप करने वाले इस आंदोलन की? नेतृत्व तो सामूहिक रहेगा। हमारी पार्टी में कोई एक नेतृत्व नहीं करता। हमारी भारतीय जनता पार्टी है जो सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास करती है। समूह तो दिखता नहीं है, दिखेगा। चुनाव में नहीं दिखा। आप लोग 4 लोग ऐसा मैदान पर उतरे, राकेश पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे, भसीन जी, आप हो गए, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पाया, इन चारों का निचोड़ नहीं आ पाया। नहीं, निचोड़ तो आया था, लेकिन षड्यंत्र करके हमको हरा दिया गया। 2 तो एकदम खुले रूप में हुआ ना, एक तो उपासना साहू जी का, एक जे ललिता जी का, एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि उनको हरा गया है। पेटियां बदली गई हर जगह, जहाँ जहाँ भी इनको ऐसा लग रहा था कि हमारी लुटिया डूब रही है, हमारे बड़े नेता इसमें चुनाव हार रहे हैं, तो वहाँ पेटियां बदली गई। बैलेट पेपर बड़े छोटे दिखे, उसका विरोध भी किए और मैं कलेक्ट्रेट में जाके मैं वहाँ पे धरना भी दिया था उन 2 बहनों को लेके। उस दिन आपका सबसे एग्रेसिव मैंने देखा था पहली बार आपको, कितना गंदा, मतलब गंदा नहीं बोलना चाहिए, वो बहुत एग्रेसिव बयान था। कलेक्टर नंगा नाच कर रहे हैं, शायद आपने ये कही थी बात। यही हो रहा है ना, ये साबित करके दिखा रहे हैं लोग। तो और क्या हम लोग नीचे स्तर पे जाके बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन सड़क की लड़ाई जो लड़नी चाहिए विपक्ष के रूप में, मतलब कहीं मुझे नहीं लगता कि दुर्ग जिले में विपक्ष यहाँ पे दिखता हो। अपने अपने स्तर पे हम लोग लगे हुए हैं और जो मैं पहले ही मैं भी महसूस किया ना कि जो सकारात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो हम अब जो लोग इसके लिए उत्साहित हैं, जिन लोगों के मन में ये पीड़ा है कि संगठन सामने आके नहीं कर पा रहा है, तो हम अपनी जवाबदारी से, अपनी जिम्मेदारी से इस सरकार का विरोध करें, उसके लिए हम लोग सतत लगे हुए हैं। और आगे आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ उसकी सत्यता दिखेगी। लेकिन संगठन क्यों ऊपर आलाकमान को दिखता क्यों नहीं कि यहाँ पे वाकई में दुर्ग में संगठन ज़ीरो है, सरेंडर की भूमिका में है, जो लोग काम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, ये चीज़ ऊपर वालों को क्यों नहीं पता चलती? नहीं पता चलता है, अब वो अपने लेवल में वो लोग भी लगे हैं। मगर मैं तो मानता हूँ कि मेरी भी जवाबदारी है, मैं एक सांसद के रूप में हूँ और सबसे ज़्यादा वोट से लोगों ने मुझे जिताया है, तो मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊं, बाकी लोग भी अपना फ़र्ज़ निभाएं और मुंहतोड़ जवाब इस कांग्रेस पार्टी का दें। क्योंकि हर जगह आप देखे हैं ये उत्तर प्रदेश में क्या हाल करके रखे वहाँ के लोग। 7 सीट से 2 सीट आ गया कांग्रेस का, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे उत्तराखंड हो। पंजाब में बीजेपी भी 2 सीट पे आ गई। पंजाब में भी 2 सीट पे आ गई है। बीजेपी 2 सीट पे आ गई है। तो बीजेपी का तो वहाँ पे कोई धरातल नहीं था ना। आप तो गए थे प्रचार करने, जालंधर गए थे, वहाँ क्या लगा? मैं जब आया तभी आप लोग को बताया था, मीडिया को भी बताया था कि हम अभी बीज बोने गए हैं, क्योंकि हमारी संगठन जो संरचना है वहाँ बनी नहीं है। अकाली दल के साथ हम हमेशा चुनाव लड़ते रहे। हमारे शीर्ष नेता भी बोले जब हम वहाँ गए तो कि भाई अभी हम यहाँ कार्यकर्ता बनाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। और ये चुनाव प्रयोग था और बहुत अच्छा सम्मान मिला लोगों से। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी वही यूपी में भी होगा प्रयोग नहीं आना, ये अलग बात है, लेकिन हमारी जो वोट प्रतिशत वहाँ बढ़ी है पंजाब में। और जो लोगों के मन में नाराज़गी थी किसान आंदोलन को लेके पंजाब में, वो वहाँ नहीं दिखा। हम गांव-गांव तक गए, गांव में किसान रहते हैं, किसान लोग भी बड़े प्रेम से, बड़े भावुकता से आते थे, मिलते थे और हमारे साथ बैठते थे, हमारी बातें सुनते थे। तो इससे साबित होता है कि वहाँ के लोग भी भाजपा की ओर ताक रहे हैं। लेकिन समय, परिस्थिति, काल हमारे अनुरूप नहीं था, इसलिए रिजल्ट आया। पहले भी हमने बोला था कि हमें तो उम्मीद थी कि 10, 12, 15 सीट आएगी, लेकिन जो वहाँ वातावरण बना वो आप देख रहे हैं, एक तरफा हो गया चुनाव। तो जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आने वाले समय में लोकसभा में जो हमने वहाँ मेहनत की है और लगातार वहाँ मेहनत भारतीय जनता पार्टी करेगी, उसका प्रतिफल लोकसभा के 2024 के चुनाव में आएगा।
मेहनत तो छत्तीसगढ़ में भी करनी पड़ेगी। 2023 में अगले साल चुनाव है और बीजेपी यहाँ पे ना प्रदेश में दिख रही है ग्राउंड पर, ना जिले में दिख रही है। एक बात और है महत्वपूर्ण कि जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस की है, छत्तीसगढ़िया वाद, छत्तीसगढ़िया चेहरा, छत्तीसगढ़िया मुद्दा, छत्तीसगढ़िया संस्कृति, बीजेपी क्यों अडॉप्ट नहीं करती छत्तीसगढ़िया चेहरा, छत्तीसगढ़िया वाद? अब समय बदल रहा है धीरे धीरे और राष्ट्रीय नेतागण भी इस ओर संज्ञान लेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। और यहाँ भी हमारे जो प्रदेश के नेता हैं वो इस ओर, अब चूँकि यूपी का चुनाव था, उत्तराखंड का चुनाव था, 4-5 राज्यों का था, हम लोग बाहर गए थे, तो अब सारा ध्यान अब छत्तीसगढ़ में किस तरह हम और एग्रेसिव हों और किस तरह इस शासन के खिलाफ, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं हमारे पास, मुद्दों की कमी नहीं है। और भूपेश बघेल की औकात हर जगह दिख गई है, अब उनको छत्तीसगढ़ में उनकी औकात दिखानी है। मैं तो उस दिन बयान भी दिया था कि पंजाब में मुख्यमंत्री हारे दोनों जगह, वहाँ पे पूर्व में जो और ऐसी घटनाएं हुई है, अब ये नौबत छत्तीसगढ़ में आने वाली। यहाँ का मुख्यमंत्री 2023 में हारेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आप हराओगे कि कोई और रहेगा? भारतीय जनता पार्टी हराएगी, ये मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ। आप कॉन्फिडेंट कैसे कर सकते हैं? वहाँ पे तो लगातार पाटन में लोग बातें कर रहे हैं कि जो काम होता है पाटन से होता है, तो काम तो कर रहे होंगे ना पाटन में? वो तो रिजल्ट दिखेगा और रिजल्ट को आप देखिएगा। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था, लोग बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल के खिलाफ इस बार बीजेपी को चेहरा नहीं मिलेगा, जो लड़ेगा वो अपना सुसाइड पॉलिटिक्स कर देगा, तो पॉलिटिक्स से सुसाइड करने वाला है। क्यों? उनके लिए कमल छाप काफ़ी है और हम लोग उसको करके दिखाएंगे, ये आपको मैं बोल रहा हूँ। और उल्टी गिनती उनकी शुरू हो गई है, क्योंकि 21-22 महीने और है, और 21-22 महीनों में 6 महीने तो आचार संहिता रहेगी और कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी क्या स्थिति है उसके बारे में हमको जानकारी है। आप पाटन आखिरी बार कब गए हो? रोज़ जा रहा हूँ पाटन, तो मैं परसों नरसों गया था। लोग बोल रहे हैं कि भैया पाटन ना जाके भिलाई में घूम रहे हैं, तो तैयारी भिलाई की नहीं है? नहीं, मैं तो अभी 3 दिन पहले मेरी डायरी आप देखिएगा, पाटन में इसी महीने 4 बार चला गया हूँ। अभी कितना तारीख है? 10-11 तारीख है। 13 तारीख हो गया। हाँ, तो ऐसा नहीं है, पाटन तो मेरा घर है और अब तो लोकसभा मेरा घर हो गया है। अगर भिलाई नगर कुछ लोग चर्चा है ना, शहर में चर्चा है, आपको भी चर्चा पता चली होगी कि मेरे बारे में क्या आपके बारे में क्या बातें हो रही कि देवेंद्र यादव, चूँकि रिपीट होंगे नो डाउट, कांग्रेस उनको दोबारा मौका देगी, बोल रहे हैं कि देवेंद्र यादव के अगेंस्ट कोई जीतेगा तो विजय बघेल, प्रेम प्रकाश पांडे को सीट बदलने की बारी है या फिर उनको टिकट भी ना दे? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, और ये तो पार्टी तय करती है, पार्टी के शीर्ष नेता तय करते हैं। पार्टी का जो आदेश आता है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। मेरे को 2018 में पाटन की टिकट नहीं मिली, मैं निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, मेरी किस्मत में जो हुई 19 में सांसद बन गया। तो ये पार्टी तय करती है, पार्टी कहीं न कहीं किसी न किसी को मौका देती है, और पार्टी के पास बहुत सारे जो सर्वे है, वो सर्वे के अनुसार वो पार्टी निर्णय लेती है। एक मौका आपको पार्टी ने नहीं दिया है मंत्री पद का, सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते थे छत्तीसगढ़ में सांसदों में, फिर क्यों मौका नहीं मिला? नहीं, ये कोई बात नहीं है, वो तो मैं पहले ही कहा ना कि पार्टी जो जिम्मेदारी, सीएम आते हैं भूपेश बघेल, उस इलाके से आप भी हैं, चर्चा मंत्री हैं, तो एक डिजर्विंग तो थे केंद्रीय मंत्री के लिए। नहीं, मेरे मन में कभी नहीं रहा, मैं तो जो तकदीर में होगी वही मिलेगा, और पार्टी का निर्णय सिरोधार्य है। और हम लोग तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कितने नज़दीक हैं, सबको समान रूप से व्यवहार करते हैं, मंत्री बड़ा है, सांसद छोटा है, ये भाव उनके मन में नहीं रहता। जो भी बातें हम लोग कहते हैं, जो भी बातें हमको उनसे करनी रहती है, वो समय भी देते हैं और भावनाओं को सुनते भी हैं और करते भी हैं, ये उनके मन में भाव है। इसलिए मंत्री से कम कोई सांसद अपने आप को नहीं समझते। लोग आपके बारे में एक और बातें करते हैं कि आप सिर्फ चिट्ठी लिखते हैं, ग्राउंड पर काम होता नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, फॉलोअप नहीं लेते आप, सच है? आप खुद मानते हैं चीज़ को? नहीं, ऐसा नहीं है। फॉलोअप लेते हैं? फॉलोअप लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, काम होता है। और कई काम तो देखिए क्या है, हर पत्र लिखे और हर में फॉलोअप हो, हर काम हो जाए, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। जो काम
ज़रूरी है उसके लिए हम लोग भीड़ के कराते हैं। और जो काम प्रक्रिया में चलनी है, जो काम हमको मालूम है कि अभी ये काम होने वाला नहीं है, काम 2 साल बाद भी होगा, लेकिन लोग भावना बना के आते नहीं भैया आप प्रक्रिया तो शुरू करिए, आप बोलिए तो हम लोग पत्र लिखते हैं। हमको मालूम है, हम तो बता बोल भी देते कि यार काम नहीं हो पाएगा, हम तो बता के बोलते हैं कि भाई ये चिट्ठी दे रहा हूँ, लेकिन मैं खुद जब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा कि हो जाएगा तब तक मैं नहीं कहूँगा। तो पांडे जी की बात करते हैं कि पांडे जी के एकदम स्पष्ट रहता है कि ये काम हो पाएगा तो मुंह में बोलते हैं कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो मुंह में बोलते भली वो नाराज क्यों ना हो जाए। ये स्ट्रेटेजी सही है? नहीं, हम भी बोलते हैं वैसा। हाँ, आपको आज मैंने देखा। हम भी बोलते हैं कि भाई हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ, घुमाने वाला नहीं रहता। और मैं प्रयास करता हूँ, प्रयास कभी कभी सफल हो जाता है, ये तो एक प्रक्रिया है। कभी कभी क्या होता है, किस्मत अगर साथ दे तो बड़ा काम छोटे से प्रयास में हो जाता है, और नहीं है तो छोटा सा काम भी बड़े बड़े प्रयास में नहीं होते। ये तो शाश्वत सत्य है। तो ये बीएसपी को लेकर एक बातें है कि लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं बीएसपी के। सेक्टर 9 हॉस्पिटल की स्थिति बहुत ख़राब है, ना वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, ना सेटअप है, ना मशीनें सेटअप मतलब जो अपडेट होनी चाहिए वो नहीं है। इस पर क्यों कोई बात नहीं करते हैं? मतलब वहाँ मैं सबसे पहले ये बताऊँ, कारण ये है कि हम वेतन नहीं बढ़ा पाते डॉक्टरों के लिए। अब क्या है कि प्राइवेट में ज़्यादा वेतन मिलता है, अच्छे डॉक्टर प्राइवेट में चल देते हैं, खुद के क्लिनिक खोल लेते हैं, खुद के नर्सिंग होम खोल लेते हैं। जो व्यक्ति करोड़ों खर्च करके डॉक्टर बनेगा वो तो ये भाव तो रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को तनख्वाह मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन ये सत्य है। अगर माता पिता ने उनके ऊपर खर्च किया है तो स्वाभाविक रूप से बेटे का फर्ज है कि वो भी माता पिता को उतना तो कम से कम करके दे दे जो माता पिता ने लगाया, और उनको एक सुख और शांति दे। तो ये जो बात है, इसके कारण जो डॉक्टर हैं, और ऐसे अच्छे डॉक्टर भी हैं हमारे, चाहे वो विनायके जी के ले लो, चाहे कौशलेन ठाकुर जी के ले लो, चाहे डायरेक्टर साहब को ले लो। पेट के ऊपर क्यों नहीं पहुंचाते? क्योंकि सेक्टर 9 बहुत बड़ा हॉस्पिटल, एक समय में एशिया सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। उसको आपको नहीं लगता कि उसको रिनोवेट करने की ज़रूरत है, फिर से नए तरीके से जिंदा करने की ज़रूरत है? मैं अभी 2-4 डॉक्टरों का नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर और हैं। मैं अब समय के कारण सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बहुत अच्छे डॉक्टर हमारे हैं, और वो लोग सेवाएं दे रहे हैं और संतुष्ट भी हैं। हाँ, एक है कि जो सुपर स्पेशलिस्ट होनी चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे वहाँ पे, और उसके लिए मैं लगा ही हूँ, लेकिन बहुत सारी व्यवस्थाएं जो यहाँ जो लोकल मैनेजमेंट है उसके अधिकार में नहीं रहता। ये सब सेल और मंत्रालय के उसमें रहता है, इसलिए मंत्रालय और सेल लेवल में मेरा प्रयास जारी है। और मैं तो चाहता हूँ, मैं तो ये भी वहाँ पे लोकसभा में बात रखा था कि इसको मेडिकल कॉलेज के रूप में दिया जाए। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसको लेकर प्रयास कर रहे थे, मतलब फाइलिंग हुई, कलेक्टर लोग दौरा भी किए, अधिकारी लोग, लेकिन ग्राउंड पर वो चीज़ें नहीं दिख पा रही। मतलब सिर्फ प्रयास ही हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा किसी से। नहीं, उसके एक ही कारण है कि जो पॉलिसी मैटर है, हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने अभी एक पॉलिसी बनाई है कि पहले जिन जिन ज़िलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ हम फुलफिल कर लें। और पिछले सत्र में, बजट सत्र में लगभग 75 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई थी, और आप देखें महासमुंद और कांकेर में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ, छत्तीसगढ़ में वहाँ नहीं है। तो ऐसे अन्य ज़िले भी आकांक्षी ज़िले हैं जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहाँ सर्वप्रथम हम दें। और जहाँ मेडिकल कॉलेज चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर एक भी है तो वहाँ दोबारा जो जब रिपीट होगा तब वहाँ हम दूसरे का चांस देंगे। तो शायद शुरू भी ना हो, क्योंकि चंदू चंद्राकर को अपन ने टेक ओवर कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खोलेंगे। नहीं, पहले ही था, शंकरा था, चंदूलाल तो था ही, शंकरा था। मैं पहले ही बोला कि प्राइवेट हो या सरकारी हो, ये अगर एक भी है तो हम वहाँ दोबारा भी नहीं देंगे। जो और ज़िले हैं जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोलने की एक नीति सरकार ने बनाई है, और उस पर सरकार चल रही है। और ये भी बहुत अच्छी बात है
कि सारे ज़िलों में मेडिकल कॉलेज हो, ताकि वहीं स्थानीय डॉक्टर या स्थानीय जो बच्चे हैं उनको वहाँ पे चांस मिले। दुर्ग जिले में इन दिनों लोग भगवा से ज़्यादा कांग्रेस के झंडे को प्यार कर रहे हैं। आपके पार्टी के लोग ही लगातार खुर्सीपार, टाउनशिप, तमाम जगहों से लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। रोकते क्यों नहीं इन लोगों को आप? देखिए, ये चना मुर्रा टाइप जो ये लोग काम कर रहे हैं ना, ये खासकर वहाँ के विधायक, कि वो जहाँ चाहते हैं चाय पीने अपने गाड़ी में वो रखे रहते हैं कांग्रेस का अपना वो गमछा, और उनको दे देते हैं। बाद में पता चलता है भैया मैं आया था, ज़बरदस्ती मेरे को कंधे में डाल दिए और पेपर में दे दिए। भावनात्मक रूप से कोई उनके साथ नहीं है, कुछ कारणवश। अब उस दिन देखिए कि मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से लोग नाराज़ होके गए हैं। पार्टी से तो जुड़े ही नहीं थे लोग। कुछ लोग जो आप ही इंटरव्यू लिए, व्यक्तिगत समर्थक थे किसी के, जैसे मेरा व्यक्तिगत समर्थक, मेरे से नाराज़ होकर चले गए। तो पार्टी को उससे ना जोड़े, पार्टी कभी वो रहे नहीं। हाँ, जिसका समर्थक है वो उससे नाराज़ हो जाना मतलब पार्टी से नाराज़ नहीं हो लोग। तो ये जो बहुत सारे जगह में ऐसा हुए हैं उसको, और हम भी तो मिला रहे हैं, हमारे साथ भी तो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, कोई बड़ा नाम नहीं। शुरुआती दौर में समय आएगा। चुनाव से पहले आप लगातार रिसाली, भिलाई, लगातार पार्टी में शामिल हुए हैं, और अभी भी लोग मन बना के रखे हैं। लेकिन समय का इंतज़ार है, और समय का इंतज़ार के बाद वो ख़त्म होगा और सब हमारे साथ भी शामिल होंगे। लोग एक बातें और कह रहे हैं, शहर में चर्चा भी है कि विजय बघेल के समर्थक लगातार टूट रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कोई भला नहीं हो पाया। क्या ये सही है कि समर्थकों का भला हो तब ही वो उनके साथ रहे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरे साथ रहने वाले मेरे साथ हमेशा हैं, जो दिल से हैं, जो भावना से हैं, वो सब हैं। कुछ स्वार्थी लोग होते हैं, वो तो आते जाते वाले हैं, किसी के पास नहीं टिकते वो लोग। और मेरे यहाँ स्वार्थी लोग नहीं रहते, मेरे यहाँ मेरे भाई रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे से अगर संबंध बनाना है तो राजनीतिक संबंध मत बनाना भाई, मेरे साथ बनाना है दिल का और आत्मिक संबंध बनाना, जो अटूट रहेगा। और अगर तुमको राजनीतिक संबंध बनाना है तो बहुत सारे दरवाजे हैं, वहाँ जाइए। मैं खुल के बोलता हूँ, मेरे साथ बैठे रहते हैं उनको बोलता हूँ। शायद ये मुखरता आपके लिए नुकसान भी तो नहीं राजनीति में? और जो दिल से जुड़े हुए मेरे लोग हैं वो कई वर्षों से मेरे साथ हैं। न उनको कुछ दे पाया हूँ, न शायद मैं दे नहीं पाऊँगा, सिर्फ प्रेम के अलावा मैं कुछ नहीं दे पाऊँगा। ये मुखरता आपको नुकसान तो नहीं करता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं करता। आज जो मैं हूँ यहाँ, इसी प्रेम की बदौलत हूँ, इसी दिल के रिश्ते बदौलत हूँ। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि दूसरी पार्टी के लोग से भी मेरा इतना आत्मिक और प्रेम है कई लोगों से, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, जो भावना से मेरे साथ मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो भी मेरा सम्मान करते हैं। एक सवाल और, आपका मन है कि नहीं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस बार 23 में? और है तो क्या पाटन से ही लड़ोगे, हाँ ना बताएंगे? मन में मैं कोई बात नहीं रखता। मन में पार्टी तो तय करेगी आप। मैं वही बता रहा हूँ, मन में मैं कोई बात नहीं, मैं मन को शून्य रखता हूँ। और जो मन में कोई बात बना लेना, उसको सफल होने पर ज़रूरत से ज़्यादा खुशी हो जाती है, और असफल होने पर ज़रूरत से ज़्यादा निराशा होती है। तो ये मेरे मन में कभी नहीं रहता। मैं मन में भाव रखता नहीं, वर्तमान में जो भविष्य की चिंता ईश्वर के ऊपर। आप तो विधायक भी रहे, अब सांसद भी हो, ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, सांसद रहना कि विधायक रहना? देखिए, दोनों में अलग अलग है। सांसद भी एक लोकतंत्र के सबसे बड़े सदन में अपने आप को पाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और बहुत कुछ सीखने मिलता है वहाँ भी। लेकिन लोगों में सतत संपर्क, चूँकि क्षेत्र बड़े होने के कारण 3-4 सत्र लगते हैं, दिल्ली में रहना पड़ता है, मतलब 5 साढ़े 5 महीना दिल्ली में जाना, फिर कभी मीटिंग होगी उसके लिए सत्र में जाना, कभी लोकसभा कमेटी की टूर हो गई उसके लिए बाहर जाना। तो हम लोग क्षेत्र से लगभग 5 साढ़े 5 महीना कट जाते हैं, ये बात है। मगर सीखने का जो दायरा है वो लोकसभा में ज़्यादा है। आपको केंद्रीय नेतृत्व भी बात और कि अगर सरकार में नहीं रहे, हम लोकसभा में रहें, तो पीड़ा ये भी बात होती है, बहुत सारे लोगों के मन में जो भाव रहता है कि विकास काम के लिए हम सहयोग नहीं कर पाते, निर्माण काम के लिए सहयोग नहीं कर पाते। 5 करोड़ राशि मिलती है और लोगों की आकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा है। अब चूँकि विपक्ष में है तो एक विधायक हमारे हैं
8 विधायक विपक्ष के हैं, और ये सरकार की नीयत और नियति के बारे में आप जानते हैं, ये दुर्भावनावश राजनीति करने वाले लोग हैं, तो इसलिए वो पीड़ा रहती है। विधायक बनने से क्या होता है, सतत संपर्क में रहते हैं लोगों के, और लोग इस बात को समझते भी हैं, भैया क्षेत्र बड़ा हो गया है, 1850 गांव हैं, इतना नगर निगम है, नगर गाँव ऐसे होंगे जहाँ आप खुद ही नहीं जा पाए होंगे आपके लोकसभा क्षेत्र के। नहीं, सवाल ही नहीं है, नहीं जा पाएगा आदमी। 5 साल भाई, इस साल तो 1 सवा साल तो कोरोना में बीत गया, अभी हमारा 3 साल भी नहीं हुआ है, 2.5 साल हम लोग को जीते हुआ है, इसमें 100 महीना, फिर भी उसके बावजूद भी मैं वहाँ जो हमारे क्षेत्र के लोग कहते हैं, खासकर बेमेतरा के लोग, कि भैया आज तक के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड आपका दौरे में है। कई गांव में तो 4-4, 5-5 बार जा चुका हूँ, और मैं लगभग 350 से 400 गांव घूम चुका हूँ इन 1.25 साल कोरोना में काट दे तो ये इसमें तो एक सवाल और है, बहुत कॉमन है ये सवाल भी है और लोगों की चर्चा में है। भूपेश बघेल जी चाचा है कि आप भतीजा हो? चाचा भतीजा कौन है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दो आपसी। नहीं, वो भूपेश बघेल जी मेरे चाचा है, मैं भतीजा हूँ, उम्र में मैं बड़ा हूँ, और चूँकि पारिवारिक पृष्ठभूमि वैसी हम लोग की, मेरे जो परदादा और भूपेश बघेल के दादा वो सगे भाई हैं, तो एक स्टेप वो ऊपर है, इसलिए मेरे चाचा हैं वो। अच्छा, जब कभी किसी कार्यक्रम में मिलते होगे तो राजनीति के अलावा कोई घरेलू बातें या फिर कोई पर्सनल बातें होती होगी आप लोग के बीच में? नहीं, हमारी बातचीत नहीं होती, वो अपने मस्त रहते हैं, हम लोग अपने मस्त रहते हैं सब। ये थी विजय बघेल जी, जिनके जवाब आपने सुने, साफ साफ मुखर होकर बेबाकी से सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए। और राजनीतिक परिदृश्य से अगर हम बात करें कि 2023 में उनका दावा है कि भूपेश बघेल पाटन से चुनाव हारेंगे, ये उनका कमिटमेंट है, और उनका ये एक तरह से कहा जाए तो एक दावा है कि वो चुनाव हार जाएंगे। जिस तरह के उन्होंने चन्नी का एग्जाम्पल दिया कि चन्नी दोनों सीट हारेंगे, ये किसी नेता ने कहा था, वो चुनाव हार गए, तो इस तरीके से आज इनका कहना है, विजय बघेल जी का कहना है कि भूपेश बघेल चुनाव हार जाएंगे। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों से जुड़े रहिए, देख लिए भिलाई टाइम्स। और आपको ये सवाल जवाब का सिलसिला कैसा लगा, और कोई सवाल छूट गए तो कभी हम मौका मिले तो हमसे बात करेंगे, तो वो सवाल हमको कमेंट में जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।